बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और क्लास आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है टीचिंग मेथड पे। सबसे पहले टीचिंग मेथड्स क्यों ज़रूरी हैं और ये क्यों अनाउंस किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग हैव बीन प्रपोज्ड। अच्छा स्टूडेंट, जितना मैं रीड करूँगी उसको आपने अपनी बुक पे भी अंडरलाइन कर लेना है और उसी को आपने जो है वो मेमोराइज़ करना है, ठीक है। जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे या एक्स्ट्रा सेंटेंसेस होंगे वो मैं यहाँ से आपको कट करवा दूँगी, ठीक है। हैव बीन प्रपोज्ड बाय डिफरेंट एजुकेशनल थिंकर्स और स्कूल्स ऑफ थॉट इन एजुकेशन। इट इज़ बट डिज़ायरेबल फॉर द स्टूडेंट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दैम। यानी कि डिफरेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एजुकेशनल मेथड्स हैं, लेकिन हर स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंगली हमें ये मेथड्स जो हैं वो स्टडी करना पड़ते हैं, सो दैट ही कैन, यानी जो स्टूडेंट है, कैन मेक अ रैशनल चॉइस फॉर हिमसेल्फ, ताकि वो अपने लिए बेहतर चॉइस कर सके कि कोई भी सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसे किस वे में जो है वो प्रॉपर वे में समझ आएगी। The knowledge of procedures, merits and demerits of all the methods will broaden the outlook of a would-be टीचर। यानी एक टीचर को मज़ीद न्यू आइडियाज़ देते हैं। जो भी किसी भी मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो एक टीचर के सेंस को मज़ीद ब्रॉड करते हैं कि किस मेथड को जो है वो यूज़ करें। दी चॉइस फॉर हिम इज़ नॉट टू बी मेड नैरो, यानी कि किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए उसके सेंस, चॉइस ऑफ सेंस जो है वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। यानी जितने ज़्यादा मेथड्स होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को वो अच्छे वे में कन्वे कर सकेगा। जैसे मैथ के लिए हमें अलग वे अपनाना पड़ता है समझाने के लिए, और जो डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें होती हैं उन्हें समझाने के लिए हमें अलग मेथड यूज़ करना पड़ता है। It should be then left for him to decide from his wide information which of the method is to use and when। यानी ये टीचर जब तमाम टीचिंग मेथड्स को अच्छे से जानता है तभी वो बता सकता है या तभी वो एट द सेम टाइम यूज़ कर सकता है कि उसे किस मेथड को कब और किस सब्जेक्ट के लिए जो है वो यूज़ करना है। The following methods have been discussed in detail। यानी ये टोटल मेथड्स हैं। ये सेंटेंस आप जो है वो लाइन से कट कर दें, इसकी जगह पे आप लिख दें फॉलोइंग मेथड्स आर टीचिंग मेथड्स, ठीक है। फॉलोइंग मेथड्स आर टीचिंग मेथड्स, इतना आप यहाँ पे इंटर करें। और अब उसके नाम ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इस हवाले से इसको फिर आपने इतना से नेम को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट है लेक्चर मेथड, सेकंड है डॉगमेटिक मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, टॉपिकल मेथड एंड कंसेंट्रिक मेथड। ये टोटल 9 हो गए। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन मेथड्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लेक्चर मेथड। आज के इस टॉपिक में हम लेक्चर मेथड को डिस्कस करेंगे, बाकी वाले लेक्चर्स में हम रिमेनिंग वालों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर मेथड। आप सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपको ऑब्वियसली लेक्चर दिया जाता है, तो लेक्चर मेथड के हवाले से आपको थोड़ी नाउ हाउ भी होगी। इट इज़ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द वर्ड पिक्चर ऑफ एन आइडिया। यानी कोई भी टॉपिक टीचर पढ़ाना चाह रहा है तो टीचर क्या करता है, उस टॉपिक की एक क्लियर पिक्चर बनाता है जो स्टूडेंट को उसने डिस्क्राइब करनी होती है। और द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आ स्पीच, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने कन्वे करनी है उसके लिए एक स्पीच तैयार कर लेता है इंस्ट्रक्टर या टीचर, ठीक है। यानी इस स्पीच को डिस्क्राइब करने में या स्पीच को बताने में, एक्सप्लेन करने में जो डिटेल उसने लिखनी है वो कंप्लीट उसका लेक्चर है। और ये तमाम मेथड या वर्ड्स जो हैं ये स्टूडेंट्स को कन्वे करने का तमाम जो प्रोसीजर है वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर इज़ अनदर नेम फॉर अ स्पीच and when you are speaking continuously to a class or an audience you are considered to be lecturing। यानी जब आप किसी भी लिसनर्स को सुनाते जा रहे हैं, कुछ एज अ स्पीच, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस आप सुनाते जा रहे हैं, तो इस मीन देन यू आर गिविंग लेक्चर।
यानी जिसमें वो आपको सिर्फ सुन रहा है, ऑडियंस आपको सुन रही है। इट इज़ द मेथड ऑफ डिपिक्टिंग एवरीथिंग इन वर्ड्स, यानी तमाम के तमाम लेक्चर को इन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाता है। द स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर्स लिसन, राइट। यहाँ तक ये आपने पैराग्राफ करना है। इसके बाद है प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई दिस मेथड। ओके, इसके लिए आपने इस पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करना है। द टीचर प्रिपेयर्स हिज टॉक एट होम एंड पोअर्स इट आउट इन द क्लास, यानी टीचर अपने तमाम वर्ड्स को घर में, अपने तमाम जो जो उसने बोलना है, बताना है स्टूडेंट्स को, वो अपने घर में ऑर्गेनाइज करता है और फिर क्लास में जाके स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करता है। द स्टूडेंट्स सिट साइलेंटली, बच्चे खामोशी से बैठ जाते हैं और लिसन, सुनते हैं अटेंटिवली एंड ट्राई टू कैच द पॉइंट, यानी स्टूडेंट्स लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं और जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो नोट करते हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट होते हैं पॉइंट उनको पिक करते हैं। सपोजिंग, ये नेक्स्ट आप इसकी अलग से हेडिंग बना दीजिएगा। इतनी सी डिटेल लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा एग्जाम्पल। Profit and loss is the topic in hand. The teacher goes on telling and explaining, well boys, profit and loss is always to be calculated on the cost price, कि जो प्रॉफिट यानी एक टॉपिक है, जैसे एक टीचर ने बच्चों को प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना है तो बच्चों को बता रहा है वेल बॉयज़, या यहाँ पे आप गर्ल्स भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस because the cost price is over investment in the bargain. If you invest less and earn more, you gain, yani therefore gain is to be calculated by cost price subtracted the cost price, यानी जो भी हमारे पास जो गेन है या प्रॉफिट है वो हमने कैसे हासिल करना है, गेन प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हुए फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। व्हेन यू इन्वेस्ट मोर ऑफ अर्न लेस, यानी जो अर्न करते हैं वो लेस करते हैं, यू लॉस, तो आपको नुकसान हुआ। देयरफॉर लॉस इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग सेलिंग प्राइस फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑन सोफर। बस आप यहाँ तक लिखें, प्राइस तक, ठीक है। ये आपने क्या किया है, ये आपने लेक्चर मेथड की एक एग्जांपल लिखी है जिसमें देखें सिर्फ क्या कर रहा है, टीचर बच्चों को बता रहा है बोल बोल के, लेकिन किसी और ने उसकी इस डिस्कशन में इंटरफेयर नहीं किया। इफ़ द टीचर इज़ एक्सट्रीमिस्ट इन लेक्चरिंग, ही मे नॉट इवन आर्ग्यू अ पॉइंट विद द लिसनर्स बाय क्रॉस क्वेश्चनिंग, यानी कि जब वो लेक्चर दे रहा हो तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जाती। द मेथड टेक्स द फॉर्म ऑफ वन मैन शो, क्योंकि लेक्चर मेथड में जब एक ही पर्सन लेक्चर दे रहा है, आप डिस्कस कर रहा है, कोई एक पॉइंट एक्सप्लेन किए जा रहा है उसी को ही, और जिसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं वन मैन शो, वेयर द लिसनर्स रिमेन पैसिव, के वो पैसिव रहते हैं। अब नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस लेक्चर मेथड के। व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज़ वेरी हाई, दिस मेथड इज़ ओनली वे आउट, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो तो लेक्चर मेथड वहाँ पर बेस्ट है। द टीचर्स वॉइस इज़ हेयर्ड क्लियरली इवन इन द फर्दरेस्ट कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड लर्न, यानी जब लेक्चर होगा तो तमाम स्टूडेंट्स एक ही जैसे वर्ड सुनेंगे, एक ही जैसी नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। व्हेन अ हैवी सिलेबस इज़ टू बी कवर्ड इन अ शॉर्ट टाइम, तब भी लेक्चर मेथड बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीएस क्लास आपका सिलेबस भी जैसे बहुत ज़्यादा होता है तो आपका भी लेक्चर मेथड से ही कवर करवाया जाता है। लेक्चर मेथड इज़ सुटेबल, the teacher can teach all his own speed and thus finish a topic in 1 or 2 days as he likes, यानी वो तमाम टॉपिक को पोर्शन वाइज अपना सेट कर लेता है और बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करते हुए अपने सिलेबस को कवर करवा सकता है। ही नीड नॉट एडजस्ट हिज टीचिंग टू द लर्निंग स्पीड ऑफ द स्टूडेंट, यानी उसे स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड के साथ अपने लेक्चर को टैली नहीं करना पड़ता कि स्टूडेंट्स इतना सीख सकते हैं या इस लेवल का सीख सकते हैं। वो अपना एक लेक्चर प्रिपेयर करता है, स्टूडेंट्स अपने टाइम को मैनेज करते हुए उस सारे टॉपिक को फिर स्टेप बाय स्टेप खुद से कवर करते हैं। स्टेप 3 है
The situation becomes impressive when the teacher is delivering his lecture frequently. The students are listening attentively and there is a pin drop silence among them. यानी तमाम स्टूडेंट जब पैसिव होकर सुकून से लेक्चर सुन रहे होते हैं तो बहुत सारी पॉइंट्स वो मज़ीद पिक करते हैं. An outsider forms a good impression of the discipline in the school. और इस तरह से जो बाहर से आने वाला है उस पर क्लास का स्कूल का इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा. जब क्लास खामोश होगी और एक पर्सन बोल रहा है जिससे नॉइस भी नहीं क्रिएट होगा क्लास में या इंस्टीट्यूट में, और ये एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा. The method is convenient for the teacher because he does not have to give individual help. यानी लेक्चर मेथड में एक जो इंस्ट्रक्टर है उसे इंडिविजुअल हेल्प भी नहीं देनी पड़ेगी और इससे टाइम भी काफ़ी बच जाता है. 5. There is always a natural sequence between the ideas of a topic and this sequence or interconnection can be best maintained in lecture. यानी कि एक सीक्वेंस जो है वो बन जाता है कि अगर इस टॉपिक का इतना पोर्शन आज स्टडी किया गया है तो नेक्स्ट जो है वो रिमेनिंग वाला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट डे हो जाएगा और हर लेक्चर में एक सीक्वेंस बन जाता है. सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ इन केयरफुली प्लान्ड लेक्चर मेक्स ए टॉपिक अंडरस्टैंडेबल. इसको इतना कर लें. 6 है द टीचर एंड द टॉट फील सेटिस्फाई एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस. यानी दोनों ही अपने तौर पे सेटिस्फाई होते हैं. स्टूडेंट्स तमाम लेक्चर को सुन के मेन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं और टीचर तमाम टॉपिक को स्टूडेंट्स को ईजीली एलेबोरेट कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है. After delivering a lecture, the teacher feels satisfied that he has finished a part of the syllabus. After listening to a lecture, the student feels satisfied that something new has been taught to him. Such satisfaction may be denounced as false, but it is there. लेकिन ये वहाँ पे satisfaction जो है वो available रहेगी. In certain topics like insurance, budget, interest and income tax and introductory talk may be found most impressive and useful. यानी ऐसे टॉपिक जिनके बारे में स्टूडेंट्स को नाउ हाउ नहीं होता, वो कंप्लीट नॉलेज टीचर ने ही उसको देनी है, तो उसके लिए भी लेक्चर मेथड बहुत बेहतर होता है कि वो एक ही वे में कंप्लीट एक सीक्वेंस वाइज अपना लेक्चर बनाकर तैयार करके वो स्टूडेंट्स को डिलीवर करता है और स्टूडेंट्स के लिए वो तमाम नॉलेज होती है वो न्यू होती है और ऑर्गेनाइज वे में होती है जिससे को स्टूडेंट्स को नॉलेज जो है वो कंबाइन करने में भी आसानी होती है. अब हम पढ़ते हैं इस मेथड के डिसएडवांटेजेस. There can be as well be interpreted as demerits of this method. यानी इस मेथड के ओबियसली demerits भी अवेलेबल हैं. फर्स्ट है the method gives a false sense of satisfaction which is dangerous and harmful. अब false sense of satisfaction किस तरह से है? टीचर ने बच्चों को लेक्चर दे दिया और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने लेक्चर जो है वो अटेंड कर लिया, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली ही उसको पिक कर पाएंगे और लेक्चर देने वाले को ये तसल्ली नहीं होगी कि बच्चों ने इसमें से कितना गेन किया. लेक्चर तो उसने प्रोवाइड कर दिया, कंप्लीट नॉलेज उसने शेयर कर दी, लेकिन उसको अब ये आइडिया नहीं हो सकता कि बच्चों ने इसमें से कितना लर्न किया. ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है. सेकेंड है रिसीविंग एंड मेमोराइजिंग बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट अ पर्पस ऑफ द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एज इट इज़ थॉट टू बी. यानी अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लेक्चर मेथड्स को देख रहे हैं तो इसी को अगर हाईलाइट किया जाए तो इसमें ज़रूरी ये होता है कि जो भी लेक्चर दिया जा रहा है बच्चों को वो मेमोराइज़ भी हो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू में. तो अगर ये पर्पस हमें नहीं हासिल हो रहा तो फिर इस मेथड को हमारा फॉलो करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा. इट्स स्टडी इज़ मोर कंसर्न्ड विद द थिंकिंग रीजनिंग पावर ऑफ द लर्नर. कि जो मैथ्स की टीचिंग है या मैथ्स की स्टडी है वो किसी भी सीखने वाले के सोचने समझने और रीज़न्स को बयान करते हुए सीखना उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है. कि अगर लेक्चर दे दिया जाए और उस पर उसकी प्रैक्टिस ना करवाई जाए, उसकी मेमोराइजिंग स्किल्स को जो है वो नहीं देखा गया होगा तो फिर ये मेथड जो है वो बेहतर नहीं होगा फॉलो करने के लिए. पॉइंट 3 है द स्टूडेंट्स में रिमेन इनएटेंटिव ड्यूरिंग द
इंटरेक्चर, यानी उस तमाम प्रोसीजर में स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव हो जाते हैं, स्टूडेंट्स की एनर्जी लेवल जो है वो उसमें एक्टिव नहीं रहता, दे रिमेन पैसिव। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ टोटली निगलेक्टेड, यानी स्टूडेंट्स से जब क्वेश्चनिंग ही नहीं होगी कि स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया है, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा, तो तब तक हमारा जो एक मेन चीज़ है एक्सपेरिमेंट करवाना या एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चों को देखना, नोट करना, वो निगलेक्ट हो रही है इसमें, क्योंकि बच्चों के काम को इसमें इतना नोट डाउन नहीं किया जा सकेगा इस मेथड के अकॉर्डिंग। देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर एंड फाइंड आउट फैक्ट्स फॉर themselves, कि वो अपने आइडियाज़ को या अपने माइंड में आने वाले कुछ भी नई चीज़ को वो मज़ीद जो है वो उसमें डिस्कस नहीं कर सकते। देयर इज़ नो स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, यानी सीखने और सिखाने वाले के दरमियान क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेक्चर देने वाला आता है, लेक्चर देता है एंड दैट्स इट। The teacher cannot give individual guidance because he cannot properly judge the difficulties and potentials of the individual, क्योंकि उसे इंडिविजुअल की डिफ़िकल्टीज़ और उसकी एनर्जी के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से इस तरह की इंडिविजुअल गाइडेंस निगलेक्ट होती है। There is a rapid and hurried flow of ideas in a lecture. Everything may not be comprehended by young learners, यानी ये जो नौजवान लर्नर्स हैं उनके लिए इसमें कोई ज़्यादा comprehensive मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। If somehow or other a student fails to catch any essential point in a lecture, he would not be able to understand the subsequent ideas because आइडियाज़ फॉलो लॉजिकली, यानी अगर लेक्चर देते हुए कोई भी लर्नर जो है वो मेन पॉइंट्स नहीं उसमें से पिक कर सका, इट्स मीन कि वो नेक्स्ट आने वाले पॉइंट्स को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो क्योंकि जो लेक्चर है वो एक सीक्वेंस में होता है, जिस बच्चे ने पीछे वाली टॉपिक को ही अभी अच्छे से नहीं सुना, वो नेक्स्ट वाले में ओबियसली उसको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। It is a sort of putting everything from above, where different abilities and capacities of the child are not made use of, यानी इसमें तमाम बच्चे की क्वालिटीज़ को डिस्कस भी नहीं किया जाता, ना ही मॉनिटर किया जाता है, तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल कंसिडर करते हुए नॉलेज जो है वो कन्वे कर दी जाती है। होमवर्क इज़ लाइकली टू बी हैवी, यानी लेक्चर मेथड में होमवर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और जिससे कि मेन जो असल काम है कि लर्नर ने क्या लर्न किया उस चीज़ को भी इसमें चेक बैलेंस नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता ओबियसली। कंक्लूजन, यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स से हम क्या डिसाइड करते हैं। द रीडर मस्ट हैव नोटेड दी मेथड सूट्स नेदर दी सब्जेक्ट नॉर दी लर्नर, यानी कि जो सिखाने वाला है वो ये देखे कि लर्नर के अकॉर्डिंग ना देखे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देखे कि ये लेक्चर मेथड जो है ये आया इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली सूटेबल है। It is an informational method which goes against independent and original thinking of the learner, कि लर्नर के ओरिजिनल थिंकिंग के अकॉर्डिंगली होता है। There is no student participation in the learning process, इस तमाम में लर्नर के लिए कोई भी लर्निंग प्रोसीजर जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं होता। Very few mathematical topics lend themselves to effective treatment by this method, यानी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली लेक्चर मेथड को देखा जाए तो बहुत कम मेथड्स ऐसे होंगे जिसमें लेक्चर मेथड को वैल्यू दी जा सकती है, यानी यूज़ किया जा सकता है। द टीचर टॉक्स continuously, most of the time his face is towards the class and the back is towards the blackboard, यानी कि ज़्यादातर वो बोलेगा और ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं देखेगा या ब्लैक बोर्ड को यूज़ नहीं करेगा। दिस इज़ डिफेक्टिव, क्योंकि मैथ्स करवाते हुए तो हमने क्या पढ़ा है, ऊपर हमने लेक्चर मेथड को पढ़ा, फिर हमने मेरिट्स पढ़े, फिर डीमेरिट्स पढ़े। अब हम कंक्लूजन में ये देख रहे हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स के अकॉर्डिंगली ये मेथड मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। दिस इज़ डिफेक्टिव।
He should mostly face the blackboard. It must, however, be considered that and topics like income tax, insurance, lectures by experts from outside may be arranged. यानी अगर कुछ इस तरह से हैं, इस तरह के टॉपिक्स जो कि न्यू हों, जिनके लिए कंप्लीट एक सीक्वेंस भी बना के करवाया जा सकता है लेक्चर मेथड के अकॉर्डिंगली, तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो लेक्चर मेथड के को लेते हुए यूज़फुल हो सकते हैं. बट लेक्चर मेथड इज़ हाईली अनसुटेबल एज अ रेगुलर मेथड इन द क्लास. यानी इस कंप्लीट डिस्कशन को अगर हम अपने वर्ड्स में भी बताएं तो ऐसे टॉपिक्स जिनको आराम से एक सीक्वेंस बना के लर्नर तक कन्वे किया जा सके, लेक्चर मेथड सूटेबल है. बट ऐसे मेथड्स जिनके लिए प्रैक्टिस, हैंड रिटन वर्क इज़ इसेंशियल है, उसमें लेक्चर मेथड ज़रूरी नहीं है. ओके क्लास, इस मेथड को आज आपने अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस कर लेनी है और फिर मुझे बताना है कि आपने इससे क्या क्या सीखा है और अपने व्यूज़ भी आप जो है ना वो उसमें दिया करें. ठीक है. ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, तो हमें याद रखिएगा.